मेरा नाम सोनिया है। मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस पर मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए उसका यकीन करना ज़रूरी बन गया था। मगर मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी है। माँ मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। एक दिन मैं अपनी दोस्त प्रीति के घर बैठी थी। मेरी माँ मुझे सब में ढूंढती फिरती रहती थी, जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। जवान थी, लेकिन मेरी माँ को मेरी परवाह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करती थी। वह मेरी दोस्त के घर आई और कहने लगी, तुम यहाँ बैठी हो, घर चलो जल्दी, तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आए हैं। और तुम्हारे मोबाइल कहाँ हैं? तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा है तुमने? मैंने कहा, माँ मेरे फ़ोन की चार्ज ख़त्म हो गई है, शायद इसलिए बंद हो गया होगा। मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मेरी सहेली प्रीति भी मेरे साथ चलने लगी। घर जाते ही जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया और चाय की ट्री हाथ में लेकर लड़के वालों के सामने चली गई। वो लोग तो मुझे देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी लड़की हैं, हम आपकी बेटी बहुत पसंद आई हैं। हम अपने भाई के लिए ऐसी ही लड़की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके माँ बाप नहीं हैं, यानी मुझे देखने लड़के की बहन आई हुई थी। वह दोनों बहनें थी और उन दोनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए वह अपने छोटे भाई के लिए प्यारी सी लड़की ढूंढ रही हैं। और कहने लगे कि हमारे भाई का घर भी अलग है। यह रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन लड़का इतना भी बुरा नहीं था, बस उसका थोड़ा सा रंग सांवला था। मेरी माँ ने तो इस रिश्ते के लिए फ़ौरन हाँ कर दी। उस लड़के की बहन की यह शर्त थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वह दोनों बहनें ही अपने अपने ससुराल में रहती थी और उनके पास भी इतना वक्त नहीं था कि वो अपने मायके में भी वक्त गुजार सकें। जिनमें से एक बहन तो शहर में बाहर रहती थी, लेकिन अभी अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। मेरी माँ ने कहा कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अकेला घर है, लड़का अभी अच्छा है, पढ़ा लिखा है और अमीर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस लड़के का घर मेरे घर से काफ़ी करीब था। यह बात तो हमें भी पता थी। इस घर में कोई लड़का रहता है जो अकेला रहता है, उसके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इस घर में कभी भी कोई औरत नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा भी नहीं था और हमने कभी ज़्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखा। मुझे क्या पता था कि इस घर में मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम रंजीत था। सुना था कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वह काफ़ी अच्छा और मेहनती लड़का था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मेरी शादी कर अपने ही पड़ोस वाले में चली गई। जब मेरा दिल करता तो मैं अपने मायके चली जाती आती। मेरे पति ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं लगाई थी और मेरी दोनों नंदें अपने भाई की शादी करवाने के बाद अपने अपने घर लौट गई और वह दोनों ज़्यादा अपने मायके आती भी नहीं थी। और अपने ससुराल में मैं बहुत खुश थी और हर किसी को अपने घर और अपने पति के बारे में बहुत खुशी सबको बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि सबको नहीं बताते, नज़र लग जाती है, क्योंकि ऐसे आराम और अच्छे पति हर किसी के भाग्य में नहीं होता, जिसमें ना कोई सास और ना ससुर, ना देवर, ना जेठ, ना नंदे, बस बड़ा सा घर और पति भी इतना प्यार करने वाला हो, जिसकी ख्वाहिशें तो हर लड़की करती हैं। लेकिन मेरे मुँह से यह तो बात निकल ही जाती थी कि अपने ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एक दिन मेरे पति ने मेरे से कहा कि आज शाम को हम तुम्हें शॉपिंग करने ले जाएंगे। मैंने सोचा कि रंजीत मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो मुझे भी उनके लिए आज शाम को अपने हाथ से बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए, जबकि मेरे घर का खाना मेरे नौकर बनाते थे। एक पत्नी अपने पति के लिए आखिरकार कर भी कह सकती हैं। यह तो अच्छे से तैयार हो जाए और फिर उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाए। उन्हें बताया कि मैं
आपके लिए अपनी मनपसंद खाना बनाया, इसलिए हम घर पर ही खाना खा लेते हैं। वह मेरी यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और हम लोगों ने खाना खाने के लिए बैठ गए। लेकिन खाना खाते ही अचानक ना जाने कि रंजीत को क्या हुआ कि वह एक तरफ तो गिर गए। मुझे लगा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहे हैं और फिर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वह बेहोश हो चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने रंजीत को उठाने की कोशिश की लेकिन वह होश में नहीं आए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर की तरफ भागी। मैंने देखा कि मेरे घर में कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस में कॉल किया कि और मेरे पति को हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे अजीब तरीके से देखा। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया कि रंजीत बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ हैरानी से देखा। उन्होंने बताया कि वह मेरे पति को जानते हैं। कहने लगे कि यह तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा देखिए, न जाने मेरे पति को क्या हो गया, प्लीज़ आप इनको ठीक कर दीजिए। डॉक्टर रंजीत को अंदर ले गए और मैं काफ़ी परेशान हो गई। बाहर ही बैठी हुई थी, मेरे हाथ पर कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर बाहर आए और अचानक मैं खड़ी हो गई। उसके पास जाकर पूछा, बताइए डॉक्टर, मेरे पति को क्या हुआ। उन्होंने मुझे कहा आपके पति को हार्ट अटैक आया था और वह अब उनकी आखिरी सांस चल रही है। यह सुनकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप अपने पति से मिल सकती हैं। वैसे हम ऐसी मरीज के से किसी को मिलने नहीं देते, लेकिन आपके पति मेरे भाई के दोस्त हैं, इसलिए हम आपको अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। उनका नाम डॉक्टर नवीन था। वो शायद इस हॉस्पिटल के नए डॉक्टर थे। वह डॉक्टर बहुत ही जवान थे और कम उम्र के डॉक्टर थे। मैंने उनकी थैंक यू कहा और मैं अंदर चली गई। लेकिन अंदर तो गई, पता चला कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। शायद मैंने देर कर दी थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी और मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। मेरे पति के क्रियाक्रम के बाद मेरी माँ बाप भी मेरे घर पर ही थे और उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी और रो रही थी। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मेरे पति मेरे सपने में आई, उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़कर मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह खुश रहो जैसे तुम पहले रहती थी, और तुम्हें अपने मायके में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वहीं हमारे घर जाकर रहो जहाँ तुम और मैं रहा करते थे और हंसी खुशी रहो। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा रंजीत, तुम्हारे बगैर कैसा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। तुम्हारे बिना कुछ ठीक नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और अभी हमारी शादी को 3 महीने तो हुए थे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। यहाँ हमारे बिना अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। रंजीत ने कहा कि किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर गया नहीं हूँ। यहीं हूँ तुम्हारे पास। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा, लेकिन यह याद रखना कि जब भी मैं तुम्हें मुझसे मिलने हमारे घर आना पड़ेगा। वहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अचानक से मेरी आंख खुल गई और देखा कि मेरे आसपास तो कोई नहीं है। मैं अपने को याद करके खूब रोने लगी और काश यह सपना सच होता और रंजीत मेरे साथ होते। मेरे पति को गुजरे हुए 15 दिन हो गए थे। इस दौरान मेरे दोस्त प्रीति भी मुझसे कई बार मिलने आ चुकी थी। यह बेचारी मेरे पास आकर मुझसे तसल्लियाँ दिया करती थी और मुझे चुप करती थी कि इतना नहीं रोते, बस करो, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। मैं प्रीति से गले लगकर खूब रोती। मैंने अपने सपने के बारे में प्रीति को बता रखा था। प्रीति ने जब मेरे सपने के बारे में सुना तब उसे मेरे सपने पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वह सपनों को नहीं मानती थी। लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं भी यही समझती थी कि यह सिर्फ एक ख्वाब ही है जो मेरे परेशान दिमाग ने बताया है। लेकिन अगर यह सच होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपने पति से सपने में आखिरी बार मिली थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले लगा लिया। मेरे लिए यही काफ़ी था। जब कुछ दिन गुजर गए तो मैं अपने माँ से कहा कि
मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ नहीं अपने पति के घर रहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ अकेली कैसे रहो। मैंने कहा करीब ही तो घर हैं, एक गली का भी फासला नहीं है। अगर मुझे कुछ परेशानी हुआ करेगी तो मैं यहाँ आ जाया करूँगी, लेकिन मुझे वहीं रहना है, मुझे वहीं पर सुकून मिलेगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, मगर मेरे डैड ने कहा कि अगर इसे इसी तरह से खुशी मिलती है तो इसे जाने दो, कुछ दिन तक ये नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगी। उनको यही लगता था कि मैं पागलों की तरह बिहेव कर रही हूँ और कुछ दिनों में ठीक हो जाऊँगी। उनका इस बात में दुखी हो गई और मेरे माँ बाप मेरे हर बात मानते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। उन्होंने मुझे उस घर में रहने की इजाज़त दे दी। वैसे भी मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं रात को अपने कमरे में आई, वही मेरा कमरा था जहाँ मैं और मेरे पति रहते थे। मैंने बिस्तर का एक ही सेट रात को पहले किया करती थी और अपनी जगह पर आकर सो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ रंजीत के साथ गुजारे हुए यादें घूम रही थी और आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। जब अचानक ही कमरे में कुछ हुआ, मैं लाइट ऑफ कर लेती हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पति की जगह पर कोई आकर लेट गया। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, मेरी सांसें तेज़ हो गई और मेरे दिल की आवाज़ में कानों से गूंजने लगी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं पलटकर देखती। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वह चाहता है इंसान यह चाहता है कि कहीं से भी वापस आ जाए और हम उसको देख सकें। लेकिन यह एहसास ज़िंदगी में इतना खौफनाक होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, बल्कि मुझे महसूस हो रहा था कि बेड पर कोई लेटा था और उसके वजन से बेड नीचे भी ढक गया था। मुझ में पलटने की हिम्मत नहीं हुई और यकीन हो गया कि शायद वह सपना सिर्फ सपना ही नहीं था, वो सचमुच मेरे साथ था और उस वक्त मेरे पीछे लेटा हुआ था रंजीत। इस दुनिया में तो ना ही थे, यही तो मुझे पता है, लेकिन यह रंजीत भी हो सकते हैं। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ आ रही है, मुझे उनकी खुशबू हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने महसूस किया कि वह मेरे साथ हैं और मैं सो गई। जब उठी तो यह देखकर हैरान रह गई, जिस जगह पर मंजीत लेटते थे उस जगह का बिस्तर भी खराब हो चुका था। उसका मतलब है कि वह रात को यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे और रोज़ रात को मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने घर में ही आया करेंगे। अगले दिन मैं अपनी माँ की तरफ चली गई। उन्होंने मुझे रात को अपने पास ही रोक लिया क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज रात जाने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन आज रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने मायके में आकर मुझे कोई भी सपना नहीं आया, लेकिन मुझे तो अपने पति के साथ रहना था क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी, मुझे उन्हें महसूस करना था। इसलिए मैंने हैरान कर दिया कि अपने पति के घर में ही रहूँगी। अगले दिन जिद करके मैं अपने घर चली गई। रात होते ही फिर से मुझे यही एहसास महसूस होने लगा कि इस बार तो मुझे अचानक से नींद आ गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन जब सुबह उठी तो मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरा पति मेरे साथ था, जैसे अभी वह ज़िंदा हैं और इस घर में रहते हैं। वह वापस काम पर चले गए हैं और मुझे अपने घर के सारे काम निपटाने हैं। मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे पर मेरे साथ ज़रूर थे और मैं अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही गुजार रही थी। रोज़ रात को जब मैं करवट बदल कर सो जाती तो मुझे महसूस होता कि पिछली तरफ कोई लेटा हुआ है।
एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि आज मैं करवट बदल कर ज़रूर देखूंगी कि वहाँ मेरे पति हैं। लेकिन जब मैंने करवट बदल कर देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था और काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी मुझे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। इसका मतलब वह नहीं चाहते कि मैं उनको देखूं। मैं सिर्फ रंजीत को महसूस कर सकती थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं यही कर रही थी। मेरी दोस्त प्रीति जब मुझसे मेरे घर मिलने आई तो उसने मुझसे कहा कि तुम पहले की काफ़ी बेहतर लग रही हो, तुमने अपने आप को संभाल लिया है। कहते हैं कि ईश्वर सब ही देता है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, फिर किसी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास कोई औलाद भी नहीं है और ज़्यादा लोगों को भी पता नहीं है। अगर किसी और मोहल्ले में तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो वहाँ लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि तुम्हारी पहली शादी हो चुकी है। मैं प्रीति से कहा कि इस में तरीके से बात मुझसे मत करो और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी, इतनी समय गुजरोगी। अकेले इंसान कभी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता और औरत तो बिल्कुल भी नहीं गुजार सकती। मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे रात को बहुत अजीब की तरह के सपने आने लगे थे। शायद वही पल मुझे याद आ जाते थे जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे, लेकिन मुझे इतने सुकून की नींद आज तक नहीं आई थी। पता नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती थी कि मुझे होश ही नहीं रहता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ बिस्तर पर मेरे पति सो रहे थे और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे अपने पति की कमी महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह थी कि मेरे पति मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे यह बात कही थी कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जिस दिन मैं अपनी माँ के घर जाती थी उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब तो माँ को भी मेरी फिक्र होने लगी थी क्योंकि मेरी हरकतें भी अजीब सी हो गई थी। कभी कभी बेटे में मुस्कुराने लगती और कभी कभी अपने पति के बारे में सोचकर खट से बातें करने लगती। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। वह भी रात को तुम्हारे डैड भी गुस्सा कर रहे थे, बस अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। शादी करने के बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले मैंने आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया मेरे साथ। किस्मत ने ये क्या कर दिया। अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने यह बात ऐसे कही जैसे कि मेरा आखिरी फैसला हो। माँ भी काफ़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने प्रीति को कहा कि तुम ही इसको समझाओ। वो भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। एक दिन वह मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में फंक्शन हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। तभी मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी जिसने मेरे पति का इलाज किया था। मैंने प्रीति से पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। प्रीति ने बताया कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता है। मैंने कहा कि तुम कभी इसके बारे में मुझे बताया नहीं। उसने बताया कि वो बहुत अमीर है और दूसरे शहर में रहता है। अब इसकी जॉब यहाँ के अस्पताल में लगी है, इसलिए वह यहीं शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ मेरे घर पे ही आता जाता रहता है। मैंने कहा कि यह वह डॉक्टर हैं जिसके हाथों में मेरे पति ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। प्रीति ने मुझे बताया कि उसको पता है कि वह मुझे जानता है, तुम्हारे पति को भी जानता है, क्योंकि इसके भाई के साथ तुम्हारे पति की दोस्ती थी और यह दोनों एक साथ ही काम किया करते थे। प्रीति ने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो जाएगी, क्योंकि मेरी फैमिली को यह लड़का बहुत पसंद है और हमारे रिश्ते की बात चल रही है। हम दोनों एक दूसरे को कभी कभी मैसेज से बात कर लिया करते हैं। मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, जल्दी ही तुम्हारी इस लड़के से शादी हो जाए। डॉक्टर की बीवी बनना तो बड़ी बात होती है और यह इंसान देखने में भी काफ़ी हैंडसम है और आदत में बहुत अच्छे हैं। उसने कहा कि अब देखो क्या होता है आगे। मैं अपनी
दोस्त के लिए बहुत खुश थी और मैं हर वक्त अपने पति के बारे में सोच रही थी। जो वक्त मैंने अपने पति के साथ गुजारा और जो फिर मेरे साथ हुआ, जिस तरह का रंजीत अचानक इस दुनिया से चले गए। लोग साथ बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। रंजीत कहते थे कि तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, आज तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। और वह मेरे ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। उस डॉक्टर ने कहा कि किसी भी अचानक हो सकता है और जिन लोगों को दिल की परेशानी होती है, जब तक उन्हें पता चलता है तब तक मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मुझे नज़र लग गई थी। मेरी माँ ठीक कहा करती थी कि अपनी खुशियों के बारे में सबको नहीं बताते, लेकिन मैं तो बता दिया करती थी। और नज़र भी किसी की ऐसी लगी थी, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने पति का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती थी। मैं हमेशा परेशान रहने लगी, बस यही सोचा करती थी कि काश मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा था। प्रीति के घर एक औरत आई हुई थी जो मुझसे बहुत ही प्यार से बातें कर रही थी। उन्होंने मेरे पति के बारे में पूछा। मैंने उनसे अपनी सारी कहानी बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो क्या वह दुनिया में वापस आ सकता है। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वह ईश्वर के पास चली जाती है। मैंने कहा कि ऐसा भी होता है कि मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं। उसे औरत ने बताया कि वह मरे हुए लोग नहीं होते, बल्कि उनकी आत्मा होती हैं जो आपके दिमाग के साथ खेल रही होती हैं और आपसे झूठ बोल रही होती हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। औरत की बात सुनकर मैं डर गई। उसका मतलब कि वह मेरे पति नहीं, उनकी आत्माएं ही भटक रही हैं। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बार बार उस औरत की तरफ देखे जा रही थी कि आखिर उन्होंने मुझे यह क्या बात कह दी कि इन बातों सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी थी। मैंने उनके पास जाकर उनको अपने पति के बारे में सपने आने वाली बात भी बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई वहम हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम उस घर में अकेली रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम अकेली रहोगी तुम्हें यह वहम होता रहेगा। मैंने कहा कि मैं अगर अपने मायके में होती हूँ तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है, तुम उस घर में नहीं रहा करो और इस बात को अपने दिमाग पर सवार मत करो। मेरा दिल अभी भी मान नहीं रहा था कि और जो सपना मैंने देखा था फिर वो क्या, इसका मतलब क्या। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने ये सारी बातें अपनी दोस्त को बता दी। मैंने उनसे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ उस घर में रहोगी। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन करो और इस बात को अपने दिमाग पर सवार मत करो। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था और जो सपना मैंने देखा था क्या, फिर वो उसका मतलब क्या था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने ये सारी बात अपनी दोस्त को बता दी कि मैंने उसे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ उस घर में रहोगी। उसे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने उससे बात की कि मैंने उसे मना लिया। उससे कहा कि ठीक है, लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं और अगर ज़रा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे घर में के भाग जाऊंगा। खुद कौन सा इतनी बहादुर थी। मुझे भी डर लग रहा और वह मेरे साथ मेरे घर आ गई और मेरे से कहा कि तुम मेरी जगह पर लेट जाना, क्योंकि जैसे ही करवट बदल लगी कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी और मैं साइड पर खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरी जगह पर लेट जाना, फिर देखते हैं क्या होता है। वो बेचारी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि बार बार इनकार किए जा रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकती। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। प्रीति मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी इतनी बहादुर नहीं थी कि वह सिर्फ अपने डर की वजह से ही मना कर रही थी। फिलहाल मैं उसको मना लिया और वह मान गई। उससे कहा कि तुम मेरी जान
छोड़ भी नहीं सकती। चलो एक काम करते हैं कि इस काम के हो जाने के बाद तुम इस घर पर अकेली बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तुम्हें मुझसे इस बात का वादा करना होगा, यहाँ चाहे जो भी हो, इसके बाद तुम यहाँ भी नहीं रुकोगी और दूसरी शादी भी करोगी। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही करूँगी, लेकिन अभी तुम मेरी मदद कर दो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी सी रोशनी ठीक कर दी, लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा रोशनी नहीं लग रही थी। बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नज़र आता। मेरी दोस्त मेरी जगह पर लेट गई। मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लेट जाती थी। उसका चेहरा इसी तरफ था। मैंने उससे इशारे से कहा कि देखो, मैं यहीं खड़ी हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शक्ल से बहुत डरी हुई लग रही थी। वो बेड की तरफ ही देख रही थी। अभी वो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन यही तो हो सकता था। मुझे मेरा पति यानी कि मेरे मरे हुए की आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस जगह से वह बिस्तर खराब हो चुका था, वहाँ बेड पर मुझे वजन महसूस होता था। इसका मतलब कि अगर वहाँ पर कोई आता तो मुझे ज़रूर नज़र आता। इसी तरह गुजरने लगा के 2 बज गए और मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस घर में खिड़की से कोई अंदर आदमी दाखिल होता है और वह आदमी था, लेकिन उस कद मेरे पति से बहुत ज़्यादा लंबा था। और थोड़े देर के बाद के पीछे 2 और अंदर आदमी दाखिल हुए, जिसमें से एक आदमी एक तरफ और खड़ा हो गया और जो आदमी पहले दाखिल हुआ था उसने एक रुमाल पर कोई दवाई लगाई हुई और मेरी दोस्त के नाक के करीब ले जाने लगा, जो आंख बंद करे हुए लेटी हुई थी। इतने में ही मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वह लोग भी चौंक गए और मैंने लाइट ऑन कर दी। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी दोस्त हैरान थी, क्योंकि उस कमरे में जो शख्स खड़ा हुआ था वह उसका मंगेतर था, यानी कि वही डॉक्टर जिसके हाथों मेरे पति ने दम तोड़ा था। और उसके साथ 2 और लोग थे। मैंने साइड से एक डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें लोगों को जान ले लूँगी। मेरी दोस्त भी मेरे पीछे छिप गई और उससे कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह कौन है। उस डॉक्टर ने उन दोनों को यह वहाँ से भगा दिया और कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लोगों को सब सच बताना चाहता हूँ। वह डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं उसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अपने डैड को कॉल मिला दी, लेकिन इस तरह से कि उसको पता न चला। थोड़ी देर के बाद वहाँ मेरे डैड भी पहुँच गए, क्योंकि मैंने घर के दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया था, और मेरी माँ भी आ गई। उन्होंने उस डॉक्टर नवीन को उसे सारी सच्चाई बता दी, जिसको सुनकर हम सबके होश उड़ गए। पहले तो वह कुछ पता नहीं रहा था, लेकिन शायद मेरे डैड यह बात समझ चुके थे, इसलिए वह बार बार उस पर हाथ उठा रहे थे। वह चुपचाप मार खा रहा था क्योंकि उसकी गलती थी, और प्रीति काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि यह उसका होने वाला पति था और उसका यहाँ पर क्या काम था। जिन लोगों को वह साथ लेकर आया था वह पता नहीं कौन थे, लेकिन उसने उसको टाइम पर ही भगा दिया था और खुद वह हमारे हाथ लग गया था। उसने बताया कि उसे पता था कि वह इस घर में अकेली रहती हैं और मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आता हूँ और इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया करता हूँ। फिर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ जाया करते थे और वह यह समझती थी कि उसके पति की आत्मा आई है, जबकि उसके पति की आत्मा नहीं है, मैं होता हूँ। एक दफ़ा उसने पलट कर देखा भी था तो मैं बेड के पीछे छुप गया था, इसलिए वह दोस्त भी आ जाया करते थे और वह यह समझती थी कि उसके पति की आत्मा आई है, जबकि उसके पति की आत्मा नहीं थी, मैं ही होता था। एक दफ़ा उसने पलटकर देखा भी था तो मैं बैठ गया के पीछे छुप गया था, इसलिए वह पलटकर कभी भी नहीं देखती थी।
मेरे डैड ने डॉक्टर के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि उसको यह सब कुछ कैसे पता चला कि अपने पति की आत्मा के बारे में इस तरह से सोचती हूँ। उसको इस बारे में किसने बताया, क्योंकि मुझे तो यह सब कुछ सपने में आया था। जब मैं उससे यह सवाल किया तो उसने प्रीति की तरफ देखा और उसने अपना सर झुका लिया। प्रीति ने बताया कि इन दोनों के एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे। तुमने मुझे यह बात बताई तो मैंने इसे भी बता दी, लेकिन मैंने तो इस तरह से इसको नहीं बताई थी। मैंने तो यह कहा था कि मेरी बेचारी दोस्त बहुत दुखी हैं, अजीब अजीब सपने आते हैं और वो समझती थी कि उसके पति की आत्मा रोज़ रात को उसके पास आती हैं, उसके लिए, उससे मिलने के लिए, एक और उसके साथ सो जाती हैं। मुझे क्या पता था कि यह इतना घटिया इंसान है, इस बात का फ़ायदा उठा लेगा। मैंने तो इसको यह बात ऐसे ही बता दी और कहा कि मेरी दोस्त के लिए प्रार्थना करना। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, मैं खड़े खड़े ही बेहोश हो गई और मेरे डैड ने डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रीति ने उसके साथ अपने सारे संबंध ख़त्म कर दिए और मैं फिर से अपने ज़िंदगी के एक बड़े दुख से निकलकर दूसरे दुख में चली गई। यह मेरी गलती थी। मैंने इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर सवार किया हुआ था। जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वह वापस नहीं आ सकता। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। प्रीति ने अपने घर वालों को यह सारी बात बता दी और उस लड़के की पूरे शहर में खूब बेइज्जती हुई। उसकी नौकरी भी चली गई। उसकी ज़मानत तो हो गई, लेकिन अब उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। तो हैरानी थी कि वह एक डॉक्टर था और डॉक्टर होकर उसने इतना घटिया हरकत की। उसे मुझे जिस दिन से पहली बार देखा था उसी दिन से वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरा दीवाना हो गया हो। मेरे अपने पति का घर बेच दिया और आप मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। फ़िलहाल किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ। घर से बाहर निकलूँगी तो मेरा ध्यान अपनी बीती हुई कल की तरफ नहीं जाएगा। यह ज़माना इतना बुरा है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है। यहाँ पर तो लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी हो सकती है। पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई। क्या किसी ने यह सब कुछ मेरे साथ करवाया था? मेरे लिए बहुत बुरा हुआ था। अब मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी घर में हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊँगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पर नए हो तो चैनल हिंदी कहानियाँ जीरो तेरह को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि